हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आज आपका पहला दिन था आपके एग्जाम का, जेई के पेपर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने दिख रहा होगा। मैं फिजिक्स का पेपर लाया हूँ आपके लिए। काफ़ी अच्छा पेपर है। बहुत, अगर क्वेश्चन लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस रख के आराम से शांति से सॉल्व किया होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हुए होंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से कि कौन किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या दिया है हमें। हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड बायस विल बी। हमें क्या पूछा गया है? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा डायग्राम, अगर याद हो, है ना, जब डायोड आपने पढ़ा होगा। अगर इधर कनेक्शन पॉजिटिव है, इधर कनेक्शन नेगेटिव है तो इसे क्या बोलते हैं हम? फॉरवर्ड बायसिंग। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो इन चारों में से हमसे पूछा गया है कौन कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग है, क्योंकि ऑप्शन में हमें दो दो दिए हैं तो एक से दो भी करेक्ट हो सकते हैं। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे है -15, ये पूरा नहीं है, ये 0 है। फिर यहाँ से -5, ये है हमारा पॉजिटिव में 0 वोल्ट। ठीक है, वैल्यूज दिया हुआ है। तो इस साइड हाई पोटेंशियल होना चाहिए, इधर लो पोटेंशियल। अगर ऐसा है तो ही ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा। यहाँ पे देखो -15 है, यहाँ पे 0 है, तो ऑफकोर्स ये हाई पोटेंशियल हो गया। अब इतना तो पता ही होगा कि -15 छोटा होता है 0 से। इसको अगर आप देखोगे तो ये 0 है, -5 ये भी सेम केस, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको अगर हम देखें तो ये -15 है और ये 10 वोल्ट है, तो ये तो करेक्ट है। तो पहले तो ऑप्शन में ढूंढ लो किसमें थर्ड है। एक तो इसमें थर्ड है, एक तो इसमें थर्ड है, तो मतलब सेकंड या थर्ड में से कोई हो सकता है। फोर्थ वाले को देखो तो ये -30 है, ये -15 है, दोनों नेगेटिव में है, बट ये -15 में है, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे। तो ये हमारा बन गया थर्ड एंड फोर्थ, आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन। मतलब थर्ड एंड फोर्थ कौन सा है? 3। ठीक है, तो आंसर आपका 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। फटाफट देखें। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r, एक्सर्ट फोर्स ऑन अ पॉइंट मास। नाउ अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ मास m/7 इज रिमूव फ्रॉम इट, व्हाट इज अ न्यू फोर्स। सबसे पहली बात तो जब भी ऐसे मास वाले क्वेश्चन आए ना, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है मतलब हमें ये नहीं देखना है कि हमें डायरेक्शन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सीधा जितना मास बोला है उतना निकालो और फिर से फॉर्मूला लगाओ। मान लेते हैं इसका मास, पहले मास ये m था, इसका मास m था, तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? कैपिटल G m डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस r का स्क्वायर। अब इन्होंने बोला इसमें से m/7, कितना? m/7 मास बाहर निकाल लिया गया, तो मास कितना बचा होगा फिर? m - m/7 कितना हो जाएगा? 7m - m हो जाएगा 6m/7। ठीक है, मतलब अब मास जो बचा हमारा, ये वाला मास, इतना पार्ट अगर जब बाहर निकाल लिया गया तो ये जो मास हमारा बचा है वो हमारा 6m/7 है। मतलब 6m/7 ये मास हो गया, और यहां से हमें कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे रखा गया है m, और हमसे पूछा जा रहा है अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमें निकालना है, देखो ये 6m/7 कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल G, मास कितना है? 6m/7, दूसरा मास m डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम 6/7 को साइड में रखें तो 6/7 साइड में हो गया, हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। यही पूरा हमारा पहला इनिशियल फोर्स है। तो मतलब 6/7 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स, जो जितना रहेगा उसके इनिशियल फोर्स है। तो नीचे ऑप्शन में यहाँ पे देखो 6/7, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन है नहीं, टफ एक्चुअली है ही नहीं देखा जाए तो। यहाँ से 6/7 F। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्वेश्चन मुझे सॉल्व भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, म्यू नॉट हमसे पूछा गया डायमेंशन ऑफ B अपॉन म्यू नॉट। अगर आप लोगों को मैग्नेटिक मटेरियल्स नाम का चैप्टर पढ़ा होगा तो H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2R। फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम्हें। B है आपका मैग्नेटिक फील्ड, म्यू है आपका परमियाबिलिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, मतलब सिंपल डायमेंशन का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मैं क्या ही डिस्कस करूँ, ठीक है, आराम से डायमेंशन निकालने आता ही होगा। नेक्स्ट हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, टू सोप बबल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2। इसका रेडियस हमें दिया है R1 और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है R2। ठीक है, कंबाइन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस सेपरेटिंग देम। जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो कुछ इस तरीके का शेप बना। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इनका जो कॉमन सरफेस है ये वाला, इसका रेडियस कितना होगा। एक्चुअल में आपको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये एक्चुअल में जैसा बनाया इन्होंने, ये ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा फ्लैट बनता है ना। मतलब देखा जाए तो इसका रेडियस थोड़ा ऐसा बनेगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
और हमसे वही पूछा गया है कॉमन रेडियस क्या होगा। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला ये सारी चीजें डिस्कस करके इन्होंने डाला हुआ है, इतने की जरूरत है नहीं। अगर कॉमन रेडियस आपको निकालना होगा तो कॉमन रेडियस का फॉर्मूला ही होता है क्या, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। R1 अगर देखो तो कितना दिया है उन्होंने, R1 दिया है 4 सेंटीमीटर, R2 दिया है कितना 2 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। तो R1 कितना 4 माइनस 2, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल हुआ, आंसर आया 4। तो जो हमारा कॉमन रेडियस आएगा इनका मिला के जो रेडियस बनेगा वो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। देखो 4 ऑप्शन इसमें से अगर हम देखें तो सेकंड वाला ऑप्शन, 2 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ढंग से देखो ना तो 2 मिनट इसमें लगेंगे भी नहीं, बहुत आराम से सॉल्व होकर खत्म कंप्लीट हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या दिया हमें दूसरा वाला क्वेश्चन, हमसे इन्होंने बोला है कि इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्या दिया है, इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस, इफ वर्क फंक्शन ऑफ CS एंड LI आर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, विच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन, कौन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है। तो एनर्जी हम निकालते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट कितनी होती है, Hc अपॉन लैम्बडा। शॉर्टकट अगर आपको याद हो तो 1240, ये H भी आपका कांस्टेंट है, C भी आपका कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है 1240 डिवाइडेड बाई 550। 550 हमारा क्या है, लैम्डा है। तो कितना 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर है, मतलब एनर्जी ऑफ लाइट इतनी है। ठीक है, आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा, एनर्जी ऑफ लाइट इज ओनली ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ CS। अब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, CS विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये तो आंसर हुआ। जरा यहां पे हम चेक करते हैं, अगर हम सीजियम का देखें तो 1.9 है, और अगर हम लिथियम का देखें तो उसका कितना है 2.5 है। ठीक है, वर्क फंक्शन इसका कितना है 2.5, इसका वर्क फंक्शन कितना है 1.9। जो एनर्जी लाइट से उसको दी गई है, मतलब ये आप ऐसे समझो कि मान लो ये हमारा हो गया CS, ये हो गया हमारा क्या LI का वर्क फंक्शन कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट आएगा इसके ऊपर गिरेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आएंगे। अच्छा, यहां पे भी सेम वही चीज, लाइट आके गिरेगा, इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आएंगे। इलेक्ट्रॉन को कूद के अगर बाहर आना है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए तुमको वो वर्क फंक्शन से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन अगर मिल रहा है तो जस्ट इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ सकता है, बट वो फ्लो नहीं करेगा। फ्लो करना है तो जो हमारी एनर्जी, जो लाइट की एनर्जी है, उससे थोड़ा, उससे वर्क फंक्शन उससे कम होना चाहिए, है ना। तो इसका वर्क फंक्शन 1.9 दिया, और हमें जो लाइट से एनर्जी मिली है वो कितनी मिली है 2.25। तो अगर हम चेक करने जाएं तो यहां पे जरा देखो, इसका 2.5 दिया भाई वर्क फंक्शन, मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन को वहां से हटने के लिए चाहिए, इतना तो इसका वर्क फंक्शन है। तो यहां से तो निकलने से रहा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का वर्क, लिथियम नहीं, हाँ सीजियम का, CS का देखा जाए वर्क फंक्शन तो कितना है 1.9 वर्क फंक्शन है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, क्योंकि जो एनर्जी सप्लाई की गई है वो 2.25 है। 2.25 जो सप्लाई करोगे 1.9 उसके वर्क फंक्शन में चला जाएगा, बाकी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बना के वो लेके निकल लेगा इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट, CS ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनर्जी, काफी कैलकुलेशन का पार्ट इसमें दिख रहा है, बट अगर ढंग से सॉल्व करने जाओ तो इतना भी, मतलब हाँ थोड़ा टाइम लेगा, बट है इजी। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, इसका हमें पावर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पावर अगर देखो तो पावर कितने लेंसेस हैं पहले वो समझ लो, 1 2 3, तीन लेंस यहां पे दिए गए हैं, और हमसे पावर पूछा गया। तो पावर होता क्या, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, है ना। तीन फोकल लेंथ के टर्म में लिखना चाहोगे तो 1/f टोटल, है ना, या इक्विवेलेंट F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी का फॉर्मूला लगाते हैं और सीधा हम स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान दो, तो पहला वाला लेंस, फर्स्ट वाले लेंस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला लेंस, ठीक है, देखो ये वाले लेंस में अगर मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूं, स्ट्रेट बना देता हूं, ऐसा है, ऐसा है, फिर एक और ऐसा है, 1 सेकेंड, ऐसा, ऐसा नहीं, यहीं से रिटर्न है। ऐसे 3 लेंसेस हैं हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आप चाहिए तो आप ऐसा बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए।
एडजस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए काफी अच्छा रहेगा। चलो देखते हैं पहला वाला, इसका भी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं f1, इसका भी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं f2, इसका भी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं f3। तीनों लेंसेज का अगर मैं फोकल लेंथ निकाल लेता हूं तो इस वाले में पुट करके मैं डायरेक्ट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के हमें पावर मिल जाएगा उसका कि कितना लेंस का पावर है। सिंपल क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। पहले अगर याद हो फॉर्मूला, पहले तो उसके लिए आपको फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, निकाल सकते हो आप। जैसे पहले वाले के लिए चलते हैं, फर्स्ट वाले के लिए जरा इसी फॉर्मूले में ही देखो। मान लो f1 निकाल रहे हो तो f1 निकालोगे तो क्या लिखोगे, म्यू की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 4/3 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1। r1 मतलब जरा देखो ये पहला वाला लेंस किससे मिलकर बना है, कलर चेंज करता हूं मैं, जरा ध्यान दो। पहला वाला लेंस अगर देखो तो इससे ये वाला सरफेस दिख रहा है और ये वाला सरफेस इससे मिलके बना है। मतलब ये तो एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का जो फोकल लेंथ, वो प्लेन सरफेस का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी। अरे भाई इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो r1 की जगह तो क्या आ जाएगा हमारा, इन्फिनिटी आ जाएगा जब f1 निकालोगे तब। और r2 हमारा कितना आएगा, जरा देखो, ये रहा r2 मान लो, इसका है तो इसका रेडियस किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड जो चीज जो वैल्यूज आती है रे ऑप्टिक्स में उन्हें हम क्या लेते हैं, माइनस। तो ये होना चाहिए हमारा r2 क्या होना चाहिए हमारा, माइनस, ये वाला पार्ट का r2 माइनस होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, पहला इन्होंने क्या निकाला, 1/f1 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1, म्यू की जगह क्या लिखा गया 4/3 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/, ये इंफिनिटी हो गया। और r2 की अगर मैं बात करूं, ये वाला r2 जिसको इन्होंने आपकी बुक में यहाँ पे r1 नाम दिया है, तो r1 अच्छा इन्होंने कंसीडर ही किया, तो तुम भी कुछ भी जो चाहिए वो कंसीडर कर सकते हो। r1 की अगर हम बात करें तो r1 हमारा कैसे आ रहा है, माइनस में आ रहा है, माइनस r1, तो इन्होंने वही माइनस r1 लिया। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3r1। सेम फॉर्मूला इसके लिए यूज करोगे, तो इसके लिए जब यूज करोगे तो देखो f2 अगर निकालने जा रहे हो, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। हाँ, 1/f2 अगर निकालने जा रहे हो तो सेम फॉर्मूला फिर से, म्यू बस किसका रखोगे अब, f2 का, मतलब दूसरे वाले लेंस का। दूसरे वाले लेंस का कितना है 3/2, यहां रख देना, माइनस 1 वही काम करना है। फिर इन ब्रैकेट में हमारा कितना आ जाएगा 1/r1। 1/r1 जरा देखो, ये वाला लेंस किससे किससे मिलके बना है, ये लेंस जो दूसरा वाला लेंस है वो बना है हमारा, ये रहा देखो, ये और ये पार्ट, ये वाला लेंस, ठीक है, ये वाला। इस लेंस का अगर आप देखने जाओगे तो ये वाला जो सरफेस है इसका रेडियस अभी तुमने निकाला था -r1 लिया था, फिर से क्योंकि इस तरफ है। जो दूसरा वाला सरफेस है उसका भी रेडियस लेफ्ट साइड ही आ रहा है, अगर मैं उसे r2 नाम दे दूं तो वो -r2 होगा। कितना होगा, -r2। मतलब वो भी वैल्यूज मैं अगर पुट कर दूं यहाँ पे तो 1/f2 जरा देखो मेरा कितना आएगा, 1/f2 इज इक्वल टू, पहले तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/-r1, पहले ही निकाल चुके हो पहले वाले सरफेस का। दूसरे वाले सरफेस का कितना है -r2, तो वो भी हो गया। सॉल्व करोगे इसको, 3/2 माइनस 1 इज 1/2, 1/r2 माइनस 1/, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में। छोटे मोटे कैलकुलेशन है वो सब छोड़ो। तो ये इससे मिल गया आपको 1/f2, 1/f1 भी मिला, 1/f2। सेम इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, 1/f3। 1/f3 के लिए अगर आप जाओगे तो क्या होगा, थर्ड वाला लेंस देखो जरा किससे मिलके बना है। थर्ड वाला लेंस हमारा बना है, ध्यान दो, एक ये वाला पार्ट, कलर चेंज करते हैं फिर से, ये ले लेता हूं, चलो देखो, ये और ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये हमारा थर्ड वाला लेंस है, जिसमें से इसका रेडियस हमारा कितना है -r2, इसका रेडियस कितना है हमारा -r2। और दूसरा वाला जो सरफेस है, लास्ट वाला सरफेस, उसका रेडियस हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, क्योंकि वो भी कैसा है, प्लेन है। तो r3 के लिए जाएंगे तो 1/f3 इज इक्वल टू 4/3, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 माइनस 1/-r2 माइनस 1/इन्फिनिटी आएगा हमारा 1/3 माइनस 1/r2। इतना करने के बाद अब तुम्हें पावर चाहिए। पावर के लिए 1/f इसकी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 जो हमने वहां पे डिस्कस किया था, वो फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, f इक्विवेलेंट। और f इक्विवेलेंट के लिए आपको पावर निकालना है तो p इज इक्वल टू होता है 1/f। डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने में थोड़ा सा लेंदी था, बाकी और कुछ क्वेश्चन में था नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। एक ही फॉर्मूले पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड था, वो कौन सा था, 1/f वाला, है ना। और ऐसा नहीं कि पहली बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके पहले भी आए हुए हैं,
तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो काफी अच्छा होगा। फिर देखो एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन एक और आया है, 7th वन। क्या दिया है क्वेश्चन इन्होंने, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, कलर चेंज, क्या बोला गया, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंका गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे इसको फेंका गया है, विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी। कौन सी जर्नी की बात कर रहे हैं ये, अपवर्ड जर्नी की। अगर अपवर्ड जर्नी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, तो ये हम इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल हमारा दिया है 30, तो वर्टिकल कंपोनेंट की सिर्फ हमें जरूरत है, तो वर्टिकल कंपोनेंट गाइस मैं निकाल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 60 साइन 30, साइन 30 होता है हाफ, तो बन जाएगा हमारा आंसर कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब यहां पे हमारी 30 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने बोला कि हमें रेशियो बताना है हाइट का। किसका रेशियो बताना है, हाइट का, वो भी कौन से, फर्स्ट सेकंड में एंड लास्ट सेकंड में ऑफ द अपवर्ड जर्नी, जो ऊपर की तरफ गया ये। तो आप खुद से सोचो, ये पार्टिकल एक्चुअल में ऐसे जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसके सिर्फ वाई एक्सिस का मोशन देखूं तो वाई एक्सिस का मोशन ये होगा, एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इन्होंने हमसे पूछा वो हाइट जो 1 सेकंड में कवर हुआ हो, मतलब टाइम कितना है 1 सेकंड, और वो हाइट जो यहां से 1 सेकंड पहले, तो मान लो यहां तक रहा होगा, यहां तक है ना, यहां तक रहा होगा वो वाली जर्नी। ये दो जगह पे दोनों हाइट के रेशियो का हमसे, दोनों हाइट का रेशियो हमसे पूछा गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो इसको सॉल्व करना। तो पहले तो हाइट अगर निकालना है तो हाइट निकाल लेते हैं, इसका हाइट कितना हो जाएगा, चलो सॉल्व किया वो यहीं से देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड देखो, पहले वाले सेकंड में फॉर्मूला क्या हमारा 30 मीटर पर सेकंड आ गया था, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना आया था 30 मीटर पर सेकंड। हमें चाहिए वाई, तो y होता क्या है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। पहले सेकंड में वो कितनी हाइट पे जाएगा, तो y इज इक्वल टू t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, u की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 इंटू 1 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन ले लेते हैं -10 का, ग्रेविटी है तो -10, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में, इंटू t का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 30, 2 से ये कैंसिल करोगे 5, तो 5 1 जा 5 -5, आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है 25 मीटर। मतलब पहला वाला जो हाइट आया हमारा 1 सेकंड का वो 25 मीटर आया। चेक कर लेते एक बार, हाँ 25 मीटर हमारा हाइट आया। दूसरे वाले की बात करते हैं, H2 कितना होगा, तो दूसरा लास्ट वाले सेकंड में वो कितना कवर करेगा, लास्ट वाला सेकंड मतलब समझो, ध्यान दो। अब दो तरीके हैं देखो इसको सॉल्व करने के, एक तो आप पूरा मैक्सिमम हाइट निकाल लो गाइस, उसके बाद मैक्सिमम हाइट निकालने के बाद फिर उसके बाद 1 सेकंड कम का निकालो, वो माइनस करो। नहीं तो आप ऐसा सोचो कि जाते टाइम यहां पे जब रहेगा तो वापस भी तो आते टाइम वहीं पे रहेगा, उतनी ही स्पीड से रहेगा जैसी जाने की जर्नी होती है पार्टिकल की। ये ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप देखो तो जैसे अगर मैं मान लो कोई पार्टिकल यहां से वहां भेज रहा हूं, गया, वहां से रिटर्न आ रहा है, तो ये जो अगर मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूं, यहां पे जो वेलोसिटी रहेगी वही वेलोसिटी यहां रहेगी, सेम वेलोसिटी रहने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेलोसिटी क्या होने वाली है, चेंज। तो उसी का कंसेप्ट भी हम ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू, अगेन y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जरा देखो क्या आने वाला है। अगर मैं ये मान लूं कि ऊपर से नीचे आ रहा है, लास्ट वाला 1 सेकंड बोला है ना, तो लास्ट वाला 1 सेकंड मतलब जाते टाइम यहां पहुंचा रहा होगा, तो आते टाइम भी 1 सेकंड बाद वहीं पहुंचेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y इज इक्वल टू u, तो हम मान लेते हैं इसका 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, तो ये टर्म ही 0 हो गया, बच गया हाफ AT का स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -10 इंटू t कितना 1, लास्ट 1 सेकंड बोला गया है, तो वहां से 1 सेकंड। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, आंसर आया 5, मतलब 5 मीटर। देख लेता हूँ, हाँ 5 मीटर। हमें रेशियो दोनों का पूछा है, पहला वाला H1 कितना आया था हमारा 25, H2 कितना आया हमारा 5, दोनों का रेशियो पूछा है 5 5 जा 25, आंसर इज 5:1। चेक करते हैं कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है, 5:1 सेकंड वाला आंसर। क्लियर, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखो क्या बोला इन्होंने, 8th क्वेश्चन, थियरी बेस्ड क्वेश्चन, टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन था ये। स्टेटमेंट 1 क्या दिया, फ्रिंज कम क्लोजर इन डेंसर मीडियम इन YDSE। YDSE आपने पढ़ा होगा, तो जब भी फ्रिंज जो होते हैं वो क्लोजर होते हैं अगर डेंसर मीडियम है तो।
डेंसर मीडियम में फ्रिंजेस क्लोजर होते हैं। फ्रिंज मतलब अगर पता हो थोड़ा, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ये सब बनते हैं, ठीक है, वो क्लोजर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला, लाइट ट्रेवल स्लोअर इन डेंसर मीडियम। ये अभी आज से नहीं, आप 10th से पढ़ते आ रहे हो कि डेंसर मीडियम में लाइट क्या होता है, स्लोअर ट्रेवल करता है, तो धीरे चलता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और ये रीजन भी वही है कि वहां फ्रिंज क्लोज होने का रीजन भी है कि ये स्लोअर ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मैं स्टेटमेंट देखूं, पहला स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, वो भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ट्रू है, तो यही पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, फिर नीचे तक जाना ही क्यों। हाँ चलो, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इन्होंने ढंग से पूछने की कोशिश की थी, अच्छा क्वेश्चन था। मैं यहां से थोड़ा क्वेश्चन को अपडेट कर देता हूं, जरा ध्यान देना। क्या बोला, फाइंड करंट इन द सर्किट जॉकी इज एट मिडल पॉइंट ऑफ 1 ओहम, मतलब मिड पॉइंट ऑफ 1 ओहम पे है। तो यहां से अगर मैं जॉकी को लेके जाता हूं, तो यहाँ एक 2 ओहम का है, कट गया है थोड़ा, उसको ध्यान रखते हैं हम, ऐसा बना देता हूं, चलो ठीक है। सो ये 1 ओहम का हो गया, ये 2 ओहम का है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि इसके अंदर कितना करंट जाने वाला है, करंट कितना फ्लो होगा। जॉकी कहां पे कनेक्टेड है, बीच में, ठीक है। जॉकी इज एट मिडिल पॉइंट ऑफ 1 ओहम। चलो सर्किट बनाते हैं, थोड़ा इस सर्किट को ब्रेक करते हैं। अच्छा ध्यान दो, अगर मैं इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करूं, तो मेरे हिसाब से ये सर्किट ये 0.9 वोल्ट का हो जाएगा, और यहां से जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर जॉकी जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस को ये दो पार्ट में, मिड पॉइंट पे है ना, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब एक रेजिस्टेंस अगर मैं बनाऊं तो इधर बन जाएगा, और ये वाला 2 ओहम भी इधर ही रहेगा। मतलब देखो 2 ओहम और इसका आधा, ये दोनों पैरेलल में, आधा 1 का आधा कितना हो गया, 1/2, और ये 2 ओहम है। और यहां से हमारा ये जो बच गया वो, और ये भी कितना है, 1/2 ओहम। अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन बच गया है, आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल क्वेश्चन बन गया है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल, तो पैरेलल कनेक्टेड है, तो कितना हो जाएगा, 1/1/2 प्लस 1/2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, 2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 5/2। 5/2 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा, 1/2 प्लस दूसरा 5/2, ये हमारा आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनके लिए। अब 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, 2/5, ठीक है। साथ ही साथ 1/2 और ऐड करना है, उसमें सीरीज में है, तो 1/2, तो कितना आ जाएगा, 5 2 10, सॉल्व करोगे 5 2 10, 2 2 4, 5 1 5, 9/10 हमारा आया, 9/10, ठीक है। चलो जरा चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कि हाँ सही आया है कि नहीं। हाँ 9/10, 9/10 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। एक बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया तो करंट निकालने के लिए कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। I इज इक्वल टू होता क्या है, V/R। V/R, V कितना दिया है, 0.9, और R हमारा कितना आया, 9/10। 10 ऊपर चला जाएगा तो 9/9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 1। तो 1 इज द आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं कहां पे है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट था हमारा, 1 एम्पियर, थर्ड वाला। तो ये भी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। टफ तो वैसे था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने, फॉर H मतलब हाइड्रोजन के लिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट आर 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर एंड 8.48 इंटू 10⁻10 मीटर। रेशियो ऑफ डी ब्रॉयल वेवलेंथ इज, हमसे रेशियो ऑफ डी ब्रॉयल वेवलेंथ पूछा जा रहा है। तो क्या होगा डी ब्रॉयल वेवलेंथ, जरा ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, है ना। केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया गया होगा, इवन फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, n लैम्डा। देखोगे 2πr, पहले दोनों केसेस के लिए निकाल लो। पहले वाले केसेस के लिए 2π, रेडियस इसका डाला हमने, 5.3 इंटू 10⁻11 इक्वल टू n लैम्डा। कौन सा स्टेट है, सेकंड, तो 2 इंटू λ1, ठीक है। उसके बाद हमसे फर्स्ट, अच्छा ध्यान, 1 सेकंड, क्वेश्चन में ध्यान दो। फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया, सेकंड। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। तो ये ज्यादा ध्यान में रखना। 2 इंटू λ1, n लैम्डा मतलब वही होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, 2 λ1, 3 इंटू λ2, दोनों की वैल्यू रखा, दोनों को डिवाइड किया, λ1/λ2 चाहिए था, तो 15/16। मतलब अब इससे इजी क्वेश्चन क्या ही मिलेगा, है ना। बाकी शिफ्ट को भी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, मतलब मैं तो यही चाहूंगा। लो एक और क्वेश्चन आया है, जरा देखो क्या दिया है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर F एंड टेम्परेचर। बिना सोचे सीधा 1 पे, फर्स्ट पे मार्क कर दो।
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट ग्राफ है, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। हाँ क्या ही देंगे वो एक्सप्लेनेशन। देखो ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव से है क्वेश्चन। क्या दिया इन्होंने, 2 ऑर्गन पाइप, वन इज ओपन एंड अदर इज क्लोज। ओपन है मतलब दोनों साइड से ओपन है, दूसरा वाला क्लोज्ड है, ये रहा क्लोज्ड। फॉर्मूला ध्यान रखना दोनों के लिए, एफ का फॉर्मूला v1/2l1, f2 = v2/4l2। ये फॉर्मूला थोड़ा आना चाहिए आपको। द डेंसिटीज ऑफ गैस फिल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:16। हमसे डेंसिटी का रेशियो दिया है, मतलब इसकी डेंसिटी मान लेते, इसके अंदर जो भी गैस फिल होगी, इसके अंदर भी कोई फिल होगी, तो मान लेते हैं इसकी डेंसिटी 1 हो गई, इसकी डेंसिटी 2 हो गई, तो हमें दिया है डेंसिटी 1/डेंसिटी 2 = 1/16। ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। आगे देखो क्या दिया हमें, और हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। फाइंड द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इफ लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप इज 10 सेंटीमीटर एंड बल्क मॉडुलस इज सेम फॉर बोथ। दोनों के लिए बल्क मॉडुलस हमारा क्या है, सेम, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे इनका, वेलोसिटी का रेशियो। तो वेलोसिटी का रेशियो होता क्या है, √ρ2/ρ1, है ना। 9th में भी अगर आपने पढ़ा होगा डेंसिटी के बेस्ड, आपने स्पीड के बारे में पढ़ा होगा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √रूट ऑफ डेंसिटी, और वही सेम क्वेश्चन बनाया यहाँ पे। सो v1/v2 = √ρ2/ρ1। 16 ये हो जाएगा हमारा, मतलब इसी में अगर मैं आगे सॉल्व कर दूं तो 16/1, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। सो v1/v2 = 4/1 आएगा। ये रहा 4/1, v1/v2 = 4/1। अब जरा चलते हैं हम फिर से क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में उन्होंने बोला क्या। उन्होंने ये बोला कि 9th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन, क्लोज्ड कौन सा, ये वाला 9th वाले बोला गया है, ठीक है। तो 9th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, मतलब 9 फ्रीक्वेंसी किसका, सेकंड वाले का, है ना। तो 9f2 ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 4th हार्मोनिक ओपन, 4th ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका, फर्स्ट वाले का। हो गया क्वेश्चन खत्म, वैल्यू पुट कर दो। ये रहा फॉर्मूला का फॉर्मूला, f1 की जगह f1 का फॉर्मूला डाल दो, f2 की जगह f2 डाल दो। दोनों चीजें अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हें L1 मिल जाएगा, क्योंकि एक लेंथ उन्होंने हमें दिया हुआ है, L2 उन्होंने दिया हुआ है, तो L2 की वैल्यू देखो, लेंथ उन्होंने दिया हमें एक लेंथ कि पहला वाला लेंथ कितना, 10 सेंटीमीटर, तो वो लेंथ हमें पता है। दोनों वैल्यूज पुट किया, सीधा हमें L1 का वैल्यू मिला 35.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। Ice at -10 degree Celsius is to be converted into steam at 110 degree Celsius. Mass of ice is 10⁻³ kg. What amount of heat is required? कितना हीट चाहिए उसको कंप्लीट ये होने के लिए, ठीक है। Ice at -10 degree Celsius is to be converted into steam at 110 degree Celsius. मतलब -10 डिग्री सेल्सियस से हमें पहुंचना है 110 डिग्री सेल्सियस। -10 से 110 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले -10 से हमें कितने पे जाना पड़ेगा, 0 पे। फिर 0 पे ही ये आइस है, ये भी आइस ही रहेगा। फिर 0 से 0 पे ही रखना है, और इसे किस में कन्वर्ट करना हमें, वाटर में। फिर 0 से ये पहुंचेगा कितने तक, 100 तक, क्योंकि 110 तक पहुंचना है भाई। यहाँ पे 100 तक पहुंचेगा, यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा, और अभी भी ये वाटर ही रहेगा। फिर ये 100 से 100 पे ही रहेगा, बट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर देखोगे, फिर 100 से 110 तक जाना पड़ेगा हमें, 110 तक, और ये बनेगा हमारा फिर से क्या, स्टीम ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब इतनी सारी जगह हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। कितना, यहां पे भी देखो वही साइकिल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान में आपको रहना चाहिए, जब स्टेट चेंज होगा तो लेटेंट हीट आता है Q = m/L, ठीक है, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और जब टेम्परेचर चेंज होगा तब लगेगा ms डेल्टा टी या mc डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। तो मतलब यहाँ पे देखो -10 डिग्री सेल्सियस आइस, 0 डिग्री सेल्सियस आइस, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, टेम्परेचर चेंज हुआ है, मतलब ms डेल्टा टी। 0 से 0 पे ही रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, हमारा मटेरियल चेंज, मतलब स्टेट चेंज हुआ है, तो क्या आएगा, Q = ml। फिर उसके बाद यहाँ पे ms डेल्टा टी, फिर ml, और ऐसे करके हम 110 तक, यहाँ पे 110 तक पहुंचेंगे। सबका हमें हीट निकालना है, तो हीट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सारे हीट जितने यहाँ पे लगे, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको हीट देना पड़ा, यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5,
है ना, पांचों। वही Q1 Q2 Q3 Q4 निकालो और सीधा ऐड करो। तो पहला वाला क्या है हमारा, ms डेल्टा टी Q1 के लिए। ध्यान, अच्छा मैं सिंपल बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को हमें खत्म करना है। तो एक ही क्वेश्चन फॉर्मूला देखो जरा, ध्यान दो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी मतलब m इज द मास, s इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो -10 से 0 पे पहुंचा तो चेंज इन टेम्परेचर कितने का हो गया, 10 का। मतलब डेल्टा टी हमें पता है। s आइस का होता है बच्चों 0.5, कितना होता है 0.5। अब अगर नहीं याद है तो याद रख लो क्योंकि यहाँ खुद देख लो क्वेश्चन में दिया नहीं है उन्होंने, तो मतलब वो चाहते हैं कि तुम याद रखो, ठीक है। 0.5 आइस का होता है। तो ये आइस का हो गया, ये m कहाँ गया, हाँ s की वैल्यू भी हमें पता है m, तो इन्होंने खुद दे के रखा है 10⁻3, सीधा वैल्यू पुट किया Q1 मिल गया। वैसे ही Q2 के लिए m इंटू एल लगाना है, m इंटू एल लगाओगे। अगर लेटेंट हीट की बात करूं मैं तो वो 80 होता है, कितना होता है 80 होता है। किसके लिए, जब आइस, वही अगर तुम ये लेटेंट हीट निकालोगे किससे, लिक्विड से गैस में, तो उसकी अलग 540 होता है, ठीक है। बट ठीक है, तो Q1 वैसे ही सेम फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले से हमें Q2 मास दिया है, L कितनी होती है इसकी 80, तो मिल जाएगा। दूसरा यहां पे आओगे m वही है, s वाटर का होता है 1, याद रखना आइस का 0.5 होता है बट वाटर का कितना होता है 1, और टेम्परेचर 0 से 100 पहुंचा मतलब चेंज इन टेम्परेचर 100। फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाओ, हीट निकाल लो। Q4 से m इंटू एल निकाल लो, m इंटू एल अगर यहां निकालोगे देखो 540 यूज किया इस बार, वो भी वैल्यूज पुट किया, सारी चीजें की, फिर यहां से यहाँ फिर से ms डेल्टा टी, s की वैल्यू हमने पुट किया और सब कुछ निकाल के जो हमारा आंसर आया है, सब हीट को निकाल के वो 730 कैलोरी आया है, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट हमें देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया इन्होंने, वायर ऑफ लेंथ a/2, है ना। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने a/2 दिया है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर को रट्टा मार लेते हैं कि हाँ इसका ये होता है इसका वो होता है। अगर वो a देंगे तब रट्टा मारने का काम आएगा, नहीं तो a/2 दिया है मतलब वो चाहते हैं तुम कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लो। लीनियर चार्ज डेंसिटी इन्होंने लैम्डा दिया है, इज प्लेस्ड ऑन एज ऑफ क्यूब देन फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। इस क्यूब के थ्रू, कहाँ, अच्छा 2 पार्ट में क्यूब डिवाइडेड है, इससे हमें फाइंड आउट करना है कि कितना पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं क्यूब बनाऊं, ध्यान दो इधर, मैं अपने मन से अगर थोड़ा सा क्यूब बनाऊं तो ऐसा क्यूब रहेगा। इसके एक एज पे इन्होंने बोला रखा गया है वायर को, तो वो एज मान लेता हूं मैं ये वाला, ठीक है। और अब अगर आपको याद हो तो जहां से भी अगर फ्लक्स निकालना हो तो जहां निकालना है उसको पूरी सिमेट्रिकली क्लोज कर दो। तो तुम्हें नहीं लगता यहां पे एक और क्यूब आना चाहिए, है ना, इसके ऊपर एक और क्यूब आना चाहिए और इसके ऊपर भी एक क्यूब आना चाहिए। ऐसे 1 2 3 4 मिल जाएंगे तो ये सिमेट्रिकली अंदर क्लोज हो जाएगा। अच्छा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही वाला, अच्छा ध्यान देते हैं, यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितने क्यूब से निकलने वाला है, 1 2 3 4 क्यूब से। मतलब जो भी फ्लक्स रहेगा वो एक क्यूब से 5/4 निकलने वाला है, ठीक है। अब 5 होता क्या है जरा देख लो, ये रहा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहा सॉल्यूशन, यहीं से देख लो। चलो 5 Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q लैम्डा a/2 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। 4 क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया था 5/4 है हमारा एप्सिलॉन नॉट, तो आया आंसर हमारा कितना, लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट। तो कैलकुलेट करना गाइस, डायरेक्ट ऐसे मत छोड़ देना। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज a0, द रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम विल बी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो करके मतलब नहीं है, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। पहला दिया डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, करेक्ट। दूसरा डीके कांस्टेंट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, अगर पहला करेक्ट है तो दूसरा अपने आप गलत हो गया, क्योंकि पहला ही उन्होंने बोला डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर और ये सही है, तो फिर दूसरा मतलब गलत हो गया। तो यही हमारा है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 देखो इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट वाला, हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखोगे तो क्या है, द रेडियस ऑफ, वन सेकेंड, द रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, एक सेकेंड बहुत ज्यादा हो गया, अब ठीक है, the radius of ground state of hydrogen atom is a0, the radius of first excited state of helium plus। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, तो इनको क्या ही समझाना, सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, सीधा आंसर लेके आओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पहला देखो क्या दिया हमें,
ऑप्शन में पहला फर्स्ट वाला ऑप्शन, डीके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो पहला सही है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। दूसरा ऑप्शन क्या दिया उन्होंने, डीके कांस्टेंट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो अगर पहला सही है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सेकंड वाला सही नहीं है, तो वो हमारा सेकंड वाला हो गया आंसर। 17 देखो जरा, क्या दिया हमें, वर्नियर स्केल डिवीजन ऑलवेज हैज स्मॉल डिवीजन देन मेन स्केल डिवीजन, तो ये फैक्ट तुम लोग प्रैक्टिकल में अगर किया होगा तो वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो मेन स्केल डिवीजन से छोटा होता है, तो करेक्ट है पहला वाला, तो पहला वाला स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई तो है। दूसरा, वर्नियर कांस्टेंट नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मल्टीप्लाई बाय मेन स्केल डिवीजन, ऐसा कुछ नहीं होता, तो पहला दूसरा गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही आया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 मतलब ये सही है हमारा ऑप्शन थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18th क्वेश्चन में क्या दिया हमें, इन्होंने बोला कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 40 माइक्रोफैराड, ये 40 माइक्रोफैराड है, चलो ठीक है, इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट बैटरी, 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 इज एडेड, अब कुछ चीजें आपको दिमाग में रहना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक ऐड करते ही जितना डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू रहती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतने टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजें अगर आपको ध्यान में रहेगा तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। चलो देखो उन्होंने आगे क्या पूछा, इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन चेंज इन चार्ज ऑफ कैपेसिटर प्लेट एंड चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी, दो चीजें पूछा उन्होंने, चार्ज और एनर्जी, एक मिल गया तो दूसरा अपने आप मिलेगा, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढ लेते हैं, चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू वी, है ना, तो पहले इनिशियली अगर मैं Q निकालूं, इनिशियल चार्ज कितना होगा, तो C कितना दिया इन्होंने 40 माइक्रोफैराड इंटू वी कितना है 100 माइक्रोफैराड में है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 जीरो से हट गया, तो मतलब 4 इंटू 10⁻³ कूलम। चलो इनिशियल तो हमें मिल गया चार्ज भाई, कितना, ये देखो यहाँ पे भी मिला होगा 4 इंटू 10⁻3, ठीक है, 4 इंटू 10⁻, अच्छा ये इन्होंने माइक्रो कूलम में लिखा है, मैंने -3 कूलम में लिखा है, तो इन्होंने माइक्रो कूलम में रखा, तो मतलब इसी में और ज़्यादा मल्टीप्लाई किया, तो इनका आया 4 इंटू 10⁻, तुमको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 माइक्रो कूलम में लिख रहे हैं, ठीक है, ये कूलम में है, माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, माइक्रो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 गायब हो जाएगा, +3 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अब इन्होंने क्या बोला, इसके अंदर एक कैपेसिटर, मतलब ये रहा कैपेसिटर, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला गया जिसके K की वैल्यू है 2, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, पहले कैपेसिटेंस कितना था 40, तो अब 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80, तो मतलब 80 हो गया हमारा कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, सेकंड केस के लिए 80 हो गया। पोटेंशियल फिर से वही 100, फिर से हमें निकालना है Q, तो Q फाइनल हमारा कितना आ जाएगा 100 इंटू 80, क्योंकि Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, मल्टीप्लाई बाय ये माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 करोगे कैलकुलेट, तो यहां से देखो फिर से आंसर कितना आ गया 8 इंटू 10⁻³ माइक्रो कूलम, ठीक है, तो Q फाइनल भी मिल गया, Q इनिशियल भी मिल गया। अब इन्होंने हमें दो चीजें पूछी थी क्वेश्चन में, एक तो चेंज इन चार्ज, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और चेंज इन चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो पहले कैपेसिटर चेंज इन चार्ज मतलब क्या हो गया, पहले चार्ज में फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, दोनों ऑलरेडी निकाला जा चुका है। इनिशियल की अगर हम बात करें 4 इंटू 10⁻3, फाइनल की अगर हम बात करें तो कितना है 8 इंटू 10⁻3, तो आप फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 8 इंटू 10⁻3 माइनस 4 इंटू 10⁻3। आंसर जो है वो हमारा माइक्रो कूलम में है बच्चों, अगर माइनस करोगे तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 10⁻3 कॉमन आ जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻3 माइक्रो कूलम इज द फाइनल आंसर, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। चेंज इन चार्ज, तो चार्ज तो मिल गया, अच्छा 4 इंटू 10⁻³ को अगर कन्वर्ट करोगे तो 4 मिली कूलम बनेगा, ऑप्शन में मिली कूलम में दिया है क्या, देख लेते हैं, हाँ, तो 4 मिली कूलम कौन सा है, लो खत्म क्वेश्चन ही, एक ही ऑप्शन में है ही 4। बट अगर तुम फिर भी सॉल्व करना चाहते हो तो एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी होती है ½ CV का स्क्वायर, V भी तुम्हें पता है, C भी पता है, इनिशियल के लिए, फाइनल के लिए निकालने जाओगे तो ½ फिर से C फाइनल
इंटू वी का स्क्वायर, तो सी फाइनल तुमको पता है 80 आया था। दोनों वैल्यूज पुट कर दो गाइस, सीधा सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही 0.2 जूल, क्योंकि वही बचा ही है 0.2, बाकी कहीं 4 था नहीं। अगर 4 था तो अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए डायरेक्ट आंसर तो तुम ज्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करो, डायरेक्टली उसके लिए जाओ, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा जो जिनको ये क्वेश्चन अच्छे से याद होगा कि हाँ किस तरीके से कंप्लीट करना है, मतलब कैसे डिराइव किया था उन्होंने, वो अगर जिनको याद हो। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या दिया है, द पार्टिकल शोन इन द फिगर इज जस्ट एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकता है, सर्कुलर मोशन। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट ए टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एट बी। यहां ए की काइनेटिक एनर्जी और बी की काइनेटिक एनर्जी का हमें रेशियो निकालना है। ये ए हो गया मान लो, ये बी, इनका रेशो हमें फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। अब अगर याद हो तो हम, अगर तुम्हें थोड़ा भी ढंग से याद हो तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होती है यहाँ पे वो होती है वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अगर मैं इसे कोई पॉइंट मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, चलो, तो यहाँ की वेलोसिटी होती है √5 rg। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऊपर होती है √rg, नीचे होती है √5 rg और मिड पे होती है √3 rg। अच्छा, इन सारे केसेस में जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इन तीनों पॉइंट के अलावा कहीं पे कुछ पूछा जा रहा है, तो ये तो तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, मतलब टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स सेम, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पे अगर हम बात करें यहां पे इस वाले पॉइंट पे, तो हमेशा कंपेयर किससे करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा बॉटम वाली एनर्जी लेना। रीजन क्योंकि ये है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी बचती है क्या, 0, और काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, ½ mv²। ठीक है, तो आ जाएगा ½ कितना है, √5rg, उसका स्क्वायर करोगे तो 5rg आएगा। मतलब तुम्हें टोटल एनर्जी डायरेक्ट मिल जाएगा, बॉटम पे टोटल एनर्जी पूरी मिल गई। तो अब तुम्हें पता है पूरी एनर्जी इतनी ही होनी चाहिए भाई, हर जगह कहीं पे भी, यहाँ पे हो, यहाँ पे, मतलब इस पूरे सर्कल में यहाँ पे अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी ½ mrg है, तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ कहीं पे भी चेक करो, हर जगह एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट पी था, एक पॉइंट ए था, ए वाले पॉइंट पे यहाँ पे पूछा, चलो इसी डायग्राम में देख लो, यहाँ और यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी होगी, सेम होगी। यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी आई, ½ mv² अच्छा वी ए वही है, 1 सेकेंड, सही जा रहा हूँ ना मैं, हाँ, लेंथ दिया है क्या, एनर्जी कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, इन्होंने लेंथ, रेडियस हमने रेडियस r लिया, इन्होंने l लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रेडियस, तो क्या हो जाएगा हमारा v = √5rg होता है, या 5lg लिख देते हैं, लेंथ l है। कंसेप्ट देखो क्या यूज किया इन्होंने, यहाँ की एनर्जी सेम होगी, मतलब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वही टोटल एनर्जी यहाँ भी होगी। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो mv² 5rg है, इन्होंने r की जगह l लिया है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना, वो हो गया, इज इक्वल्स टू यहां की टोटल एनर्जी। अब ये वाला कंसेप्ट ये आपको पता होना चाहिए कि यहां की टोटल एनर्जी क्या होने वाली है। तो जरा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करूंगा, जो कोनिकल पेंडुलम में आप यूज करते हो वही कंसेप्ट हमें यूज करना है थोड़ा सा। आप चाहो तो फिर पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। था ये ऐसे, पहले थोड़ा अगर सोचो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हुआ है, यहां से ये यहां पहुंचा है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहां पे अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है गाइस, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों। अगर यहां पे आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तो mg और h कितना होगा, यही है हाइट हमारा, देखो यही h है। सपोज दिस इज एंगल थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। तो अगर याद हो ये वाली हाइट जो होती है, ये हाइट कितनी होती है हमारी, L × 1 - cos थीटा। अब जिन्होंने कोनिकल पेंडुलम पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि हाँ ऐसे ही निकाला। आप चाहो तो आप यहाँ पे लगा लो, अरे ये L है भाई, ये H निकालना है तुम्हें, ये निकालना है, ये भी पूरा लेंथ L है, ये H निकालना है, तो ये H कितना हो जाएगा, पूरे L में से ये X की वैल्यू माइनस कर दो, मान लो ये X है, तो निकल जाएगा आपसे, क्या हो जाएगा, H मतलब L - X, यही हमारा होगा क्या, H। L तो हमारा L ही हो गया, X निकालो जरा, cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब X = L cos थीटा, L cos थीटा = H, L कॉमन निकाल लिया तो H = क्या हो जाएगा, L × 1 - cos थीटा, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ, तो mg L 1 - cos थीटा प्लस ½ mv a²। काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी इस वाले पॉइंट पे,
इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ mv a का स्क्वायर। ऐसा सॉल्व करके इन्होंने एक इक्वेशन बनाया, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम चीज एट पॉइंट बी भी हम कर सकते हैं, जितनी पी पे एनर्जी होगी उतनी ही बी पे होगी, तो पी पे तो फिर से वही एनर्जी रहने वाली है भाई। बी पे अगर हम जाएंगे तो हाफ mv b का स्क्वायर, और अब यहां से लेके यहां तक का हाइट, तो ये वाला लेंथ, ये वाला हाइट तो कितनी हो गई हमारी l है, और ये वाला जो हमें मिलेगा वो हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, जो माइनस में था वही क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। आप ट्राई करके देख लेना। दो इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन को गाइस डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी हाफ mv a स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ mv b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 mgl अपॉन mgl आएगा, mgl से mgl कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बिकम 2/1। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये था कि टोटल एनर्जी, मैं फिर से बोल रहा हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन आए और तुम्हें ऐसे कोई रैंडम पॉइंट दे तो तुम ऐसे निकाल ही नहीं सकते, आप एक ही चीज यूज करोगे, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की पूरे मोशन में एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली है। और साथ ही साथ ये ध्यान में रखना कि आप किस एनर्जी का रेफरेंस लोगे, लोएस्ट पॉइंट का, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, तो आपका काम बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, अ मास ऑफ डिस्क m एंड रेडियस r, a cavity of radius r/2 is created, find the moment of inertia about an axis passing through the center of disk, passing through the center of disk, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है हमारा, a mass of a disk is m and radius r, a cavity of r/2 is created, find the moment of inertia, मतलब इन्होंने बोला एक डिस्क है, ठीक है, इसी में से r/2 मतलब ऐसी इतनी बड़ी कैविटी बाहर निकाल दी गई है, और अब हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, पूरे सर्कल, पूरे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसमें से इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वही माइनस कर देते हैं, मतलब इसे मैं आई डैश नाम दे देता हूं, ठीक है। तो यही वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे, पहले पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, फिर वो जो कैविटी था, मान लो वहां कैविटी नहीं होता तो उसकी वजह से भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो मिल जाएगा हमें। तो डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 है ना, चलो देख लेते हैं कहां है डिस्क का, mr²/2 डिस्क का, तो ये हो गया। अब इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इसे हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, माइनस करना है। तो ये कैसे निकले, अच्छा इस कैविटी, ये कैविटी भी तो एक छोटी सी डिस्क है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना होगा mr²/2, बट रेडियस यहां पे क्या है, r डैश लिखता हूं मैं, रेडियस कितना है mr/2, इसका रेडियस है r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा mr² डिवाइडेड बाई 4 टू जा 8, अरे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, सही जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब मेन बात है कि मास कितना होगा इसका, तो इसका मास कितना होने वाला जरा देखते हैं हम, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, इसका मास कितना होगा। अगर ध्यान से सुनो तो एक डिस्क है जिसका एरिया πr² होता है, अगर इसमें से r/2 जितना सेक्शन हटा दिया गया तो अब एरिया क्या होगा πr/2 का स्क्वायर, कितना आ गया जरा देखो, πr²/4, मतलब एरिया 4 टाइम्स कम हो गया, मतलब मास भी 4 टाइम कम हो जाएगा, तो मास भी 4 टाइम कम हो गया। चलो ध्यान दो, तो m/2 का स्क्वायर, एक सेकेंड, mr²/2, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो जरा, यहाँ पे चलते हैं हम सोल्यूशन में सीधा, ये इसके लिए, अच्छा ध्यान दो, ये जो मान लो ये कैविटी है, तुमने जो निकाला mr²/2, ये वाला जो फॉर्मूला लगाया सेंटर के लिए लगाया, लेकिन तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालना है, एकदम इसके सेंटर पे, मतलब इसके लिए क्या हो गया, ये एज हो गया, एज हो गया, तो हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि आई अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कहीं पे, तो I0 मतलब जो सेंटर पे है प्लस mh का स्क्वायर, वेयर h इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां पे, ठीक है। तो वही लिया हमने, h कितना है हमारा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, जो यहां सेंटर से लेके r/2 है, सीधा वही दोनों निकाला हमने, ये वाला फॉर्मूला निकाल के ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला उस कैविटी का, और टोटल में से उसको क्या कर दिया माइनस, फाइनल आंसर आपको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ ऑल क्वांटिटीज इज इन SI सिस्टम हमें दिया है, K1 दिया है, K2 दिया है, K1 दिया है 60, K2 दिया है 120, K3 दिया है हमें 135 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द फाइनल जंक्शन T, ये हमें यहाँ पे यहाँ का टेम्परेचर पूछा गया है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर, पहली बात तो ये दिख रहा है आइडेंटिकल है दोनों, तो अगर दोनों आइडेंटिकल है तो K1 और K2 का कॉम्बिनेशन से K इक्विवेलेंट बनने वाला है, ठीक है,
के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K3 सॉरी K2 डिवाइडेड बाई 2, डायरेक्टली वो निकाल लो हमें। तो ये हमें मिल जाएगा कितना, K1 हमें दिया है 60, ये हमें दिया है 120, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 प्लस 60 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 90। मतलब ये पूरे कॉम्बिनेशन का जो K वैल्यू आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 90। तो अब एक ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, इसकी वैल्यू उन्होंने कितना दिया है 135। तो ये सब तुम्हें करने की उतनी जरूरत पड़ेगी ही नहीं गाइस, आप डायरेक्टली पहुंच गए यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, यहां पे पहुंचे। उसके बाद डायरेक्टली चेंज इन टेम्परेचर अपॉन एल अपॉन लेंथ अपॉन जो आपका तो हमें दिया होगा वैल्यूज, देखो यहां पे ध्यान दो, उन्होंने इंडिविजुअल वैल्यूज दी हुई है ना, देखो जरा आ गया निकाल, अच्छा ये यहाँ पे है 90 और 135, तो एल अपॉन 90 इज इक्वल टू डेल्टा टी फॉर सेकंड वाले पार्ट के लिए, एल अपॉन 90 कितना 135 है, एल से एल कैंसिल हो गया, डेल्टा टी टेम्परेचर पहले वहां पे कितना था चेक करो, अगर टेम्परेचर यहां पे था इस साइड 100 से टी हुआ, फिर टी से 0 हुआ, तो डायरेक्ट वही देखो 100 माइनस टी डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड क्यों करना, सीधा एल से एल कैंसिल हो गया तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, 90 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा टी, अब कितना हो गया टेम्परेचर टी से 0 हुआ, टी माइनस 0 है ना, दूसरे वाले केस में टी से 0 हुआ है, और ये 135 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे गाइस तो ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा, ये क्या बन गया इनका 90 इंटू 100 डिवाइड बाई इज इक्वल टू टी, नहीं ये गलत है, इसको मत ध्यान में दो, सीधा इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9000 और ये 90 टी 135 टी, उस साइड जाके हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 135 कितना होता है 225 टी, टी इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 225 करोगे तो आंसर आएगा आपका 40, चेक कर लेना एक बार, 40 ही इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑफकोर्स 40 ही आना चाहिए 40, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, रोको जरा उसको, कितना मिनट हुआ, ओके सो 22nd क्वेश्चन क्या दिया हमें, एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल चार्ज प्लेट्स इमर्ज विथ हॉरिजॉन्टल, इमर्ज मतलब इमर्जेस मतलब बाहर निकला है 10⁶ मीटर पर सेकंड, इफ लेंथ ऑफ प्लेट is 10 centimeter and electric field between plate is 9.1 volt per centimeter, then vertical component of velocity of electron when it emerges while will be, ठीक है, E and M are given, E और M हमें दिया हुआ है। चलो ध्यान देते हैं क्या क्वेश्चन में इन्होंने बताया, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, जैसा इन्होंने बनाया वैसा ही डायग्राम बना रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव वाला प्लेट है, नीचे नेगेटिव वाला प्लेट है गाइस, ठीक है। अगर ऐसा है और यहां से मान लो एक इलेक्ट्रॉन ने एंट्री मारा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज जाता है उसके ऊपर फोर्स, अच्छा मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये सीधा निकल गया होता, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये है तो सीधी सी बात है ये यहां से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगता है Q इंटू ई, कितना लगता है फोर्स, क्या चालू है तुम लोग का, बंद कर उसको, हाँ तो क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई नीचे के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे के डायरेक्शन में रहा। अब अगर तुमको थोड़ा सा याद हो जो आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो कोई चार्ज यहां पे रखा तो पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, और अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है ना। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसको एक फोर्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मारेगा तुरंत इसको एक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, और ये कुछ ऐसे भागेगा, है ना। तो अब हमसे क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, कुछ ये, और ये मोशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, कैसा होगा इस पाथ, पैराबोलिक, ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा, देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इमर्जेस, जब ये बाहर निकला तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम किससे निकाल लेंगे, S इज इक्वल टू, नहीं S से नहीं, दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, मतलब न्यूटन के तीनों इक्वेशन का हम यूज कर लेंगे। चलो देखते हैं, पहले तो हम निकालते हैं 10 सेंटीमीटर गया ये, इस तरफ जाने की इसकी वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकंड इन्होंने दे के रखा है, ये तो स्पीड चेंज होने नहीं वाली, तो हम देख लेते हैं टाइम कितना लगा, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था हमारा 10 सेंटीमीटर और स्पीड था 10�6, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो सब हमारा आ गया 10⁻7 सेकेंड। मतलब टाइम हमें मिल गया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कितनी देर तक ट्रेवल किया। अब हमें वाई एक्सिस का मोशन देखना है, हमें वाई वर्टिकल कंपोनेंट का यहाँ की वेलोसिटी बतानी है, तो ये वाली वेलोसिटी अगर हमें बतानी है तो टाइम हमारे पास कितना 10⁻7 सेकेंड, ठीक है। और दूसरा हमें दिया हुआ इलेक्ट्रॉन, तो हम वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पूछा गया है, वेलोसिटी होगा क्या जरा देखो, v इज इक्वल टू, हम ये वाला इक्वेशन लगा दें u प्लस ए टी, कुछ दिक्कत नहीं है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी अगर लगाओगे तो u तुम्हें पता है जब एंट्री मारेगा तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 थी, तो ये तो 0 रहेगा। एक्सेलरेशन देखो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा f इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, तो फोर्स होता क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम। अच्छा क्यू की जगह हम ई लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जगह हम वो लिख देंगे। तो हमारा क्या आ गया v इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा ई बाई एम इंटू टी। अब एक काम करो, सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, ई 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, और टाइम अभी जस्ट आपने कैलकुलेट करके रखा है 10⁻7। सारी वैल्यूज पुट करो तो आंसर आया है 1.6 इंटू 10⁻7। ये था आपका 20। अब नाउ 23rd क्वेश्चन। 23rd देखो, इजी क्वेश्चन है गाइस, ये ऐसा मत सोचना कि टफ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस खाली आप इतना ध्यान में रखो कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया हमसे, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, वन सरफेस ऑफ लेंस गॉट सिल्वर्ड, एक सरफेस को उसको सिल्वर कर दिया, सिल्वर कर दिया मतलब पॉलिश कर दिया गया उसको, मतलब उसको मिरर बना दिया एक सरफेस को सिल्वर्ड। द रेडियस, द आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस ऑफ म्यू इज एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर होना चाहिए इधर, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इमेज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज कहां बने, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन जाए। मतलब एक लेंस था, मान लो इससे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा, इसको सिल्वर कर दिया, तुमको पता है यहां से रिफ्लेक्ट होकर रेज आएंगी तो इमेज यहीं बनना चाहिए, इमेज वहीं बनना चाहिए। तो ये कहानी अगर तुमको थोड़ा सा याद हो तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया हो। कहां पे रखा गया हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जो हमारा 2 इंटू फोकल लेंथ भी बोल सकते हो गाइस, है ना। तो देखो कहीं ना कहीं तो यूज किया होगा इन्होंने वो कंसेप्ट, ये रहा डायरेक्ट जो चाहिए हमें वो डायरेक्ट यहाँ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2f। अब हमें चाहिए 2 इंटू एफ चाहिए हमें कि f कितना होगा, तो f के लिए डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला था, अभी कर्वेचर वाला फॉर्मूला हमने देखा हुआ था। कौन कौन से फॉर्मूला, अगर दोनों लेंस सेम है तो R1 और R2 दोनों सेम होंगे, बस R1 देखो इस तरफ है तो वो पॉजिटिव होगा गाइस, R2 उस तरफ है तो वो नेगेटिव होगा, है ना, वो नेगेटिव होगा। म्यू -1 1/R1 -1/R2, वही वाला फॉर्मूला लगाया गया, 1/f निकाला गया। फोकल लेंथ ऑफ मिरर अगर देखोगे तो मिरर का फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन में आता है। मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, R/2, जितना है उसी का आधा, और वो भी उस तरफ आएगा इसलिए नेगेटिव रहेगा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, अगर हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालोगे तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm, मतलब मिरर का -1 2/fl, मतलब लेंस का जो होता है वो। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, f इक्विवेलेंट मिल जाएगा, यहां से वही यहाँ फॉर्मूले में यहां से देखो गायब हो गया होगा, यहां से ये f की वैल्यू यहाँ पे उठा के पटक दो, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर आपका आया है r इज इक्वल टू -r डिवाइडेड बाई 2μ -1, -r डिवाइडेड बाई 2μ -1, थर्ड इज द आंसर। सो ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर था, काफी मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत टफ क्वेश्चंस थे इसमें, नॉर्मल अच्छे क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा लेंथ में सॉल्व करने की जरूरत थी, बट बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जिनमें आप बहुत सारा टाइम बचा सकते थे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे ये आया है पेपर, ऐसे ही इसी के सिमिलर बाकी भी पेपर्स रहेंगे, जितना अभी तक जेई जो भी पैटर्न, हाँ थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन कभी किसी में टफ हो सकता है, तो गाइस कोई और क्वेश्चन ईजी भी हो सकता है। तो टफ पेपर नहीं बनने वाले, ईजी और नॉर्मल मीडियम एवरेज टाइप के ही पेपर बनने वाले हैं। आप इनको देखो
देखो इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर कर लो, क्योंकि अगर अभी उन्होंने पूछा है तो ये सिंपल सी बात है, वो बैलेंस बनाने के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन फिर से डालने की कोशिश करेंगे कि हाँ इन्हीं से मिलता जुलता डेटा थोड़ा चेंज करके जरूर डालेंगे क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहें अच्छे से, कुछ डाउट रहे कुछ क्वेश्चन रहे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वाले शिफ्ट के पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। बाय बाय।